बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। एक तो आज इस पे बात करेंगे कि जो इद्दत में निकाह का केस है उसमें खावर मालिका ने एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। वो दरख्वास्त क्या है और क्यों खावर मालिका जो इद्दत केस में अपीलें हैं उन पर जल्दी फ़ैसला नहीं चाहते, इस पे बात करेंगे। और जो ट्रायल था वो कैसे चलता रहा, उस वक़्त खावर मालिका उनको कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन आज एतराज़ क्या है, क्यों है, इस पे एक तो बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारा मौजू होगा कि जो मुबैना धांधली के हवाले से मामलात हैं, जो केसेस हैं, जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, उनमें क्यों और कैसे जो है वो बड़ी एक रुकावट हायल हो सकती है, और जो मौजूदा हुकूमत है उसने कौन सी कानून साजी की है। जो इलेक्शन जब इलेक्शन में जा रहे थे तो 2023 में जुलाई में इलेक्शन में जाने से 9 दिन कबल एक कानून साजी की, और इलेक्शन में आने के बाद जुलाई 2024 में उसी कानून साजी को बदल दिया। तो इसके पीछे क्या वजह है और कैसे ये एक रुकावट बन सकती है उस मुबैना धांधली के केसेस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनके घर के बाहर से एक चोरी हुई थी, उसमें एफआईआर भी हो गई है, उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। आज की जो हमारा वीडियो है उसमें तफसील में जाने से कबल मैं आपको बताऊं कि हमारी आज की शाम को एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें साबिक जो वफाकी वज़ीर हैं पीटीआई की बड़ी जो है वो एक्टिव रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी, वो पहली दफ़ा मंजर आम पे आई हैं। तवील खामोशी के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया है जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आज शाम को किसी वक्त अपलोड होगा, और उसमें काफ़ी बड़े इंकशाफात भी हैं। शुरू करते हैं हम आज के जो व्लॉग है। इसमें सबसे पहले खावर मालिका की उस दरख्वास्त से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया खावर मालिका ने। खावर मालिका ने अपने जो पुराने वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, क्योंकि इससे कबल उन्होंने ये कहा था कि राजा रिजवान अब्बासी के उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैंने वकील तब्दील कर लिया है और जाहिद आसिफ चौधरी साहब जो हैं उनको वकील जो है वो हायर किया है। और जो ट्रायल कोर्ट में मतलब एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के सामने जो दलाइल दे रहे हैं, और आज भी वो जाहिद आसिफ चौधरी ही है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से राजा रिजवान अब्बासी उनकी एंट्री हुई है और खावर मालिका की जानिब से उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और उस दरख्वास्त में एक तो बैकग्राउंड बताया गया है कि बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की थी, इमरान खान ने भी, और उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उस पटिशन में ये कहा था कि उसमें फ़ैसला दिया था कि उनकी जो सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं उनको 10 रोज़ में उसका फ़ैसला कर दिया जाए। तो ये 13 या 14 जून की बात है जब ये फ़ैसला जो है वो हुआ था। तो उसके बाद 27 जून तक टाइम था और अदालत ने उसका फ़ैसला जो है वो किया, और जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थी इमरान खान और बुशरा बीबी की वो मुस्तरद हो गई। उसके बाद अदालत ने अब 12 जुलाई तक, क्योंकि एक माह का वक़्त दिया था जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, 12 या 13 जून था तो उससे ऑनवर्ड 12-13 जुलाई बनता है। तो एक माह में जो मरकज़ी अपीलें हैं इद्दत केस की उन पर भी फ़ैसला होना है। तो उनका हवाला भी खावर मालिका ने अपनी जो दरख्वास्त है उसमें दिया है। लेकिन राजा रिजवान अब्बासी साहब ये लिखते हैं कि जो एक तो सज़ा मुअत्तली के हवाले से कि सज़ा मुअत्तली में अगर अपीलें जो है वो तवालत का शिकार हों, ताख़ीर का शिकार हों, जल्दी ना सुनी जा रही हों, उनका जल्दी फ़ैसला होने का इम्कान ना हो, तो फिर तो सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो जल्दी सुनी जा सकती हैं और फिर उसका फ़ैसला भी जल्दी हो सकता है। तो उन्होंने मुख्तलिफ जो अदालती नज़ीरे हैं उनका हवाला देते हुए अदालत से ये इस्तदा की है कि जो टाइम दिया है अदालत ने, मतलब 12-13 जुलाई तक जो मरकज़ी अपीलें हैं इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की, उन वो जो टाइम है वो ख़त्म कर दें, मतलब ये टाइम की कैद ख़त्म कर दें, अदालत खुद जो है वो उसको रूटीन के साथ चलाए। ये एक नज़रसानी जो फ़ैसला जो किया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की है जो खावर मालिका हैं। अगरचे वो कल आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ पे
उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई पटिशन फाइल करने के लिए, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वकील से मिलने आया था। तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त का नहीं बताया था। उसके बाद पता चला कि नहीं, दरख्वास्त दायर हुई है, क्योंकि दरख्वास्त पटिशन फाइल करने के लिए आपकी बायोमेट्रिक जो हाजिरी है वो ज़रूरी होती है। तो बायोमेट्रिक करवाई और चले गए। और अब ये दरख्वास्त आज तो नहीं लगी, तो कल है सैटरडे, और उसके बाद संडे, और उसके बाद मंडे। तो मतलब आज 5 जुलाई है, कल 6 और परसों 7 जुलाई। तो ये मुतवक्को तौर पर 7-8 जुलाई को ये केस जो है वो फिक्स हो सकता है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास। लेकिन 8 जुलाई को ही एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के पास भी ये केस फिक्स है। वहाँ पे सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। सलमान सफदर ने यह कहा है कि 2 घंटे में वो दलाइल देंगे, और उसके बाद खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी वो अपने दलाइल शुरू करेंगे। फिर 8 जुलाई को या 9 जुलाई को, देन 10 या 11 जुलाई को वो कंप्लीट होंगे। तो 12-13 जुलाई तक उसका फैसला आना है। लेकिन खावर मानिका की यह दरख्वास्त 8 जुलाई को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर होने का इम्कान बज़ाहिर जो है वो लग रहा है। तो देखते हैं कि कोर्ट किस तरफ जाती है। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि कोर्ट शायद खावर मानिका उनको रिलीफ ना मिले। उसकी वजह यह है कि 3 फरवरी को फैसला हुआ था, ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया था, और वो फैसला भी फिर आपको पता है कि 1 और 2 फरवरी को सारे गवाहों के बयानात होते हैं, उन पे जरा होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, दलाइल होते हैं, और केस कंक्लूड हो जाता है। तो ये 2-3 दिनों में एक तवील समातें थी, सुबह 9 बजे से रात 10-11 बजे तक अडियाला जेल में ये समातें जो सिविल जज थे कुदरतुल्लाह साहब वो करते रहे। तो वो ट्रायल कंक्लूड हुआ। तो वो जो पॉइंट है वो भी अदालत के मद्देनज़र है कि ट्रायल कैसे हुआ। फिर 3 फरवरी से 29 मई तक, 29 मई को जो जज थे सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने फैसला सुनाना था, उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ था। अचानक खावर मानिका ने एतराज़ किया और अचानक जज साहब ने लेटर लिख दिया कि ये केस ट्रांसफ़र कर दें। हालांकि खावर मानिका की दरख्वास्त पहले मुस्तरद हो चुकी थी कि केस ट्रांसफ़र करने के लिए आपने जो वजूहात दी हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो लेकिन ये हो गया, ये भी अदालत के मद्देनज़र था। फिर अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 13 जुलाई 12-13 जुलाई तक का टाइम दिया हुआ है कि वो उसको डिसाइड होना है। तो बज़ाहिर खावर मानिका को यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने का इम्कान कम है कि अदालत जो टाइम की कैद है वो ख़त्म कर दे, क्योंकि एक तयशुदा चीज़ है कि आपने ट्रायल इतना तेज़ी से मुकम्मल किया, तो अब अपील भी जिस तरह मतलब कंक्लूड हो रही है। फिर 29 मई वाला जो मामला था वो भी अदालत के सामने है। तो ये सारा सिनेरियो है इद्दत केस से मुतल्लिक। अब आते हैं हम दूसरा मामला, वो है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस की तैनाती। वो एक बड़ा एक मामला बना हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मामला इस दौरान ये हुआ है कि जो PDM की हुकूमत थी, जिसमें जो 10 अप्रैल 2022 को बरसरे इक़्तिदार आई थी, वो हुकूमत 9 अगस्त 2023 को उसने इक़्तिदार छोड़ा और 9 अगस्त 2023 को निगरान हुकूमत आ गई थी। लेकिन इक़्तिदार छोड़ने से ठीक 9 जो है वो तकरीबन 13-14 दिन कबल 26 जुलाई 2023 को PDM की हुकूमत मुश्तरका इजलास बुलाती है, और उस इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें कुछ तरमीम होती हैं। एक तरमीम उसमें ये होती है कि रिटायर्ड जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं होगा, और ये जो 2017 का ओरिजिनल एक्ट है वहाँ ये लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जज भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो सकता है। लेकिन PDM की हुकूमत ने इलेक्शन में जाने से पहले, शायद उनके जहन में हो कि शफाफियत, फेयरनेस, ये चीज़ें जो है वो मलूज़े खातर रहेंगी, या जो है वो रिटायर्ड जज जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता, इख्तियार अगरचे उसको होता है लेकिन उसका इस्तेमाल करना, या उसके स्टेक कम होते हैं, स्टेक सिस्टम में जो स्टेक होल्डर है उसका स्टेक्स कम होते हैं। तो इस वजह से रिटायर्ड जज जो है वो ट्रिब्यूनल जज नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल जज वो होता है कि जितनी भी इलेक्शन में जो धांधली के हवाले से, जो एलिगेशंस के हवाले से इलेक्शन के बाद इलेक्शन पिटीशंस होती हैं, जो जज वो सुनता है उसको ट्रिब्यूनल जज जो है वो हम कहते हैं। तो PDM ने हुकूमत जो है वो जाने से 13-14 दिन पहले ये लेजिस्लेशन की कि रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल जज नहीं होगा। लेकिन जब 8 फरवरी आया
और फिर 9 फरवरी आया तो फॉर्म 45, फॉर्म 47 की एक बहस ने जन्म लिया। बहुत सीरियस नोयत के इतराज़ात आए, ऑब्जेक्शंस आए, इलेक्शन कमीशन के एक्ट पर बहुत सवाल उठे। तो जब सारा ये सिनेरियो बना और उसकी बेनिफिशरी अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा हुई कि पंजाब में इशूज़ थे, और जो जिसको नुकसान हुआ वो पीटीआई थी, और जो मुस्लिम लीग नून है वो हुकूमत में आ गई। और हुकूमत में आने के बाद जो 26 जुलाई 2023 को इन्होंने खुद कानून साजी की थी इलेक्शन में जाने से पहले, फिर इलेक्शन से आने के बाद दोबारा हुकूमत में आए तो उसी को तब्दील कर दिया। और अब जो है वो उन्होंने तब्दील किया है, कल सेनेट से मंजूरी हो गई है, अगरचे जो अपोजिशन थी उसने शोर मचाया लेकिन मंजूरी हो गई। और वो कानून साजी ये हुई है कि अब रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल जज लगा सकते हैं। अब मसला ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ का नाम है, कि जब आपका अपना मामला कहीं पेंडिंग हो, उस पर असर हो सकता हो, तो ये एक मफादात का टकराव है बुनियादी तौर पर, कि हुकूमत वक़्त जिसके अपने केसेस इलेक्शन पिटीशन जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स के सामने हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वही लेजिस्लेशन कर रही है और वही जो है वो अपने मफाद के लिए लेजिस्लेशन कर रही है। तो ये बज़ाहिर एक मफाद लगता है डायरेक्ट हुकूमत जिससे लेना चाह रही है कि इलेक्शन में जाने से पहले आपने कहा रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल जज नहीं लग सकता, इलेक्शन में आने के बाद आपने कानून साजी कर ली कि इलेक्शन रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल जज लग सकता है। साथ ही ये कानून साजी भी कर ली कि जो ट्रिब्यूनल है उसकी तब्दीली भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। फिर साथ ये भी आ गई कि जो इसका असर होगा वो माजी से होगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर इस पर जो है वो अमल हुआ, जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो अमल होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो इस पर डिटरमिन भी हैं और वो फोकस भी लग रहे हैं कि वो बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के मामलात जैसे तैसे हैं, जितने मर्जी एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन के मामलात को छेड़ना नहीं चाहते, या इलेक्शन कमीशन ने जैसा किया जो भी किया उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये बात समझ बहरहाल नहीं आ रही। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने कल, जो सलमान अकरम राजा ने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के 4 जजेस को ट्रिब्यूनल तश्कील के मामले में रिजेक्ट कर दिया। तो अब मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर रिजेक्ट किया। कल जजेस ने भी कहा, जज जमाल खान मंदोखेल ने, कि इलेक्शन कमीशन ने अगर किसी जज को रिजेक्ट करना है तो रीजनिंग देनी है कि एक सिटिंग जज, उसने ओथ लिया हुआ है, वो पूरे जहान के केस सुन रहा है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, किस बुनियाद पर रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल तस्दीक है ये एक सिटिंग जज की। और अगर एक जज ट्रिब्यूनल जज नहीं लग सकता तो वो जज कैसे रह सकता है फिर? जब मगर जज है तो फिर ट्रिब्यूनल जज भी लग सकता है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इग्नोर किया। फिर और ये मामला आया कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने 29 मई को एक ऑर्डर किया कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके नोटिफिकेशन कर दें 1 हफ्ते में। तो 6-7 जून तक उन्होंने नोटिफिकेशन करने थे, मतलब एज पर लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के उन्होंने नोटिफिकेशन करने थे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को लिफ्ट ही नहीं करवाई। अब दो बातें होती हैं, या तो यह है कि आपने उस ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है या उस ऑर्डर को चैलेंज करना है। इलेक्शन कमीशन ने ना ऑर्डर की कंप्लायंस की ना चैलेंज किया। फिर 13 जनवरी को जस्टिस, उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो मलिक शहजाद अहमद खान, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया और उन्होंने ट्रिब्यूनल तैनात कर दिए एज पर लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया कि कंप्लायंस मैंने नहीं की और मैंने तो चैलेंज भी नहीं किया था। क्यों कंप्लायंस नहीं की? कोई वजह नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को भी कोई मसला नहीं और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। उसके बाद एक मखसूस नशिस्तों के केस में मामला आया कि 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की जो तशरीह की थी, वो तशरीह गलत तशरीह थी। ये सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत समझती है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब नेग्लिजेंस किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये बाप पार्टी, अब बाप पार्टी 2019 में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि बाप पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। बाप पार्टी ने इलेक्शन से पहले कोई लिस्टें मखसूस नशिस्तों की नहीं दी थी, लेकिन बाप पार्टी के लिए दोबारा शेड्यूल बना इलेक्शंस के बाद
और शेड्यूल बन के उनको लिस्टें ली गई, उनको नशिस्तें दी गई। और आज वही मामला पीटीए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है तो नशिस्तें नहीं दे रहे, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को क्या किया, वो तो फैसला ही गलत था, वो तो पिछले इलेक्शन कमीशन ने किया था। और मतलब अजीब सी सूरत हाल है, और सुप्रीम कोर्ट इसको भी देखने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि इलेक्शन कमीशन के तरफ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट इग्नोर इग्नोर और इग्नोर किए जा रही है। तो इसलिए मैंने आपको जो इसका बताने का मतलब ये था कि जो लेजिस्लेशन हुकूमत ने की है उसमें अब जो है वो 8 ट्रिब्यूनल तैनात होने हैं या 9 होने हैं, वो अब इलेक्शन कमीशन जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद होगा, फिर वो तैनात कर देगा। और फिर आपको पता है जो तैनात होंगे तो फिर वो कैसे चलेंगे, क्या होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो हुकूमत को वैसे भी जो है वो क्या कहते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या क्या मामला है कि हुकूमत को या MNA जो मुस्लिम लीग नून के हैं तीनों ने उनके खिलाफ जो है वो ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त दी थी। तो ये एक सिनेरियो है जिससे ऐसे लगता है कि जो मुबैना धांधली की तहकीकात है उसमें कहीं ना कहीं जो रुकावटें हैं वो हायल हो सकती हैं, और वो किसी लॉजिकल एंड तक जो है वो पहुँचने में शायद जो है वो उसमें मुश्किलात हों। आखिरी हमारा मौजू है वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। ये बताया जाता है कि उनके इस्लामाबाद में जो घर है वहाँ उस घर के बाहर एक जनरेटर था, जिस जनरेटर से केबल जो है वो अंदर मीटर की तरफ जा रही थी और वो गाहे बगाहे इस्तेमाल होता था। तो ये ईद की जो छुट्टियां थी इनके दौरान या इसके आगे पीछे उसमें से 35 फिट जो केबल थी वो केबल काट ली गई, और वो केबल डेफिनेटली कुछ और काट के ले गए या कौन काट के ले गया ये कुछ पता नहीं है। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनके घर के बाहर था, और वो जो जनरेटर था उसकी केबल उनके घर में जा रही थी। तो उसके हवाले से ये FIR इस्लामाबाद के थाना आपारा में 26 जून को जो है वो दर्ज कराई गई थी। ये जो एक एहलकार हैं जो उनके मुलाजम हैं उनकी जानिब से शायद जो है वो ये करवाई गई, जो बखर के रिहायशी हैं। और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि जो जनरेटर था उसकी जो केबल तकरीबन 35 फिट वो केबल है वो मौजूद नहीं थी। कोई नामालूम जो चोर हैं वो कहीं काट के ले गए हैं। तो उसके हवाले से पुलिस कोई चेक करे और पुलिस इस हवाले से तय करे कि ये कौन चोर थे जो जज के घर के बाहर से भी केबल काट के ले गए हैं। तो ये अगर ओवरऑल अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम्स हों, इस्लामाबाद में इस किस्म की चोरियां हों, डकैतियां हों, तो ये एक बड़ा खौफनाक सूरत हाल जो है वो बनी है। और उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2 साल में जो पॉलिटिकली या पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे उनके खिलाफ पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, और पुलिस ने एक्चुअली जो काम करना था, जो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जो आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो पीछे रह गया, और पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना वो आगे आ गया। और अब हालत ये है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मौजूदा जो IG आए हैं इनके घर के बाहर से भी कोई इस तरह केबल जो है वो या कोई चीज़ चोरी हुई थी। तो अब जो है वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनके घर के बाहर जो जनरेटर था उसकी केबल ही चोर जो है वो वहाँ से चोरी करके ले गए हैं। तो ये एक बड़ी मतलब केबल 35 फीट की केबल का मसला नहीं है, मसला ये है कि उस माइंड सेट का कि जिसने जिस सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस ने, जिसने इस सारे शहर का तहफ़्फ़ुज़ करना है वो कहाँ पे है। वो हमारे जो CCTV कैमराज हैं वो कहाँ पे हैं, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को देखने की हैं कि आप, और हुकूमत को देखने की हैं कि अपोनेंट्स के खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस हर जगह पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई कभी दफ़ा 144 पे, कभी किसी पे। तो यहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ होना ये किसने करना है, तो ये ज़िम्मेदारी वज़ारत दाखिला की है और IG इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की है। तो ये थे आज के हमारे 3 मौज़ूआत। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।